बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI MCQ क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, उन सभी क्वेश्चन को आप 100% जो है तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसी में से 100% श्योर है कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्तों, मैं टोटल जो है आप लोगों को लगभग 400 जो है क्वेश्चन देने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव। उसमें आप अगर पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहूँगा कि आपका 100% ऑब्जेक्टिव जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को जो है बिना स्किप करते हुए इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन और आंसर को अपने कॉपी में जो है अच्छे से जो है नोट कर लीजिए, और एग्जाम आने से पहले, जी हाँ दोस्तों, एग्जाम से एक दिन पहले तक जो है आप इसको अच्छे से जो है रख लीजिएगा। और दोस्तों, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? रूसो का है। अगला प्रश्न है लिब्रे क्या था? तो लिब्रे जो है फ्रांसीसी मुद्रा है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा रॉलेट एक्ट। इसको जो है ना आप अच्छे से जो है कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि यह जो है काफी VBI सब क्वेश्चन है और इसमें से 100% श्योर है कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि लीडर पेस्ट क्या था? तो लीडर पेस्ट जो क्या था, एक जो है संक्रामक बीमारी था, ठीक है, जिसको हम लोग पशु रोग भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? लीडर पेस्ट जो है ये क्या है? पशु रोग है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट करते हुए याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि G77 से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विकासशील देशों का समूह जो है G77 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में किस नई तकनीकी की शुरुआत में महिलाओं को क्रोधित कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पिनिंग जेनी। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि किस मशीनों के द्वारा? तो याद रखेंगे स्पिनिंग जेनी मशीनों के द्वारा जो है ऐसा माहौल खड़ा हुआ था, महिलाओं के अंदर जो है क्रोधित मतलब महिला जो है काफी ज्यादा क्रोधित हो गए थे, क्योंकि उसकी जो है बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पहली प्रिंटिंग प्रेस का जो विकास है वो किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा योहान गुटेनबर्ग। ठीक है, याद रखेंगे योहान गुटेनबर्ग। पहला प्रिंटिंग प्रेस का विकास जो है किसने किया था? योहान गुटेनबर्ग ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि टोक्यो का पुराना नाम क्या है? तो टोक्यो का पुराना नाम है दोस्तों एदो। याद रखेंगे टोक्यो का पुराना नाम क्या है? एदो है। अगला प्रश्न है कि लॉ ऑस्क जो है किस प्रकार का संशोधन है? तो यह संसाधन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संशोधन भी रहेगा, और आपके एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है कि यह जो है किस प्रकार का जो है संसाधन है। ठीक है, याद रखेंगे। इसको आप लोग जो है ना कॉपी में अच्छे से जो है नोट कर लीजिए। तो इसका याद रखना है कि लॉ ऑस्क जो है और नवीकरणीय योग्य संसाधन है या और नवीकरण योग्य संसाधन है, या कह सकते हैं सिर्फ और नवीकरण है। तो आप इसको अच्छे से जो है कॉपी में नोट करके इसको रट लीजिए। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। ठीक है, अगला है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है किस जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल जो है नवीकरणीय संसाधन है या नवीकरणीय योग्य संसाधन है। आप इसको कॉपी में नोट करके याद कर लीजिए, रख लीजिए। अगला प्रश्न है कि उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो उस कृषि को हम लोग कहते हैं रोपण कृषि। किसको कहते हैं? रोपण कृषि को कहते हैं। इसको आप लोग कॉपी में याद नोट करके इसको एग्जाम से पहले रख लीजिए। अगला प्रश्न है कि रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों
को पालना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। अगला प्रश्न है, चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तिलछटी चट्टानें। याद रखेंगे, तिलछटी चट्टानें। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसको अगर आप 100% तैयार कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी जो सफलता है वो मैं गारंटी के साथ कर लूंगा और आप इस वर्ष जो है बोर्ड की परीक्षा में टॉपर जरूर होंगे। आपका जो है बोर्ड की परीक्षा में 400 अंक जो है कोई नहीं काट सकता है, 400 प्लस आपका अंक आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि खनिज धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाले उद्योग कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो इसमें दिया नहीं है, तो डायरेक्ट आपको याद रखना है। जितना भी मैं बता रहा हूं तो सबको याद रखना है, खनिज आधारित उद्योग जो है कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी एजेंसी जो है सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सेल। ठीक है, याद रखेंगे SIL। ठीक है, SAIL होता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना, SA होता है SAIL। ये इसको आप लोग जो है नोट करके रख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजू यानी कि यहाँ पे राज्य होगा। ठीक है, राज्य में राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजमार्ग। ठीक है, याद रखेंगे, राज्य से राजधानी, ठीक है, राज्य से राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें क्या कहलाती है? राजमार्ग कहलाती है। अगला प्रश्न है कि 1917 और 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार जो है संशोधन किया गया? तो ये बहुत आसान है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 4 बार जो है संशोधन हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 बार। अगला प्रश्न है कि साथ आकर बनाया गया संघ किसका उदाहरण है? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जाति विभिन्नता अधिक गहरी नहीं होती, तो इसका आंसर जाएगा समरूप समाज जो है कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समरूप समाज। इसको आप लोग जो है ना 100% रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका आंसर आएगा 42वें संशोधन। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि दबाव समूह के उदाहरण बताइए। तो दबाव समूह के उदाहरण क्या है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, शराब विरोधी आंदोलन है, सूचना के अधिकार का आंदोलन है। तो ये सभी क्या है? दबाव समूह के उदाहरण है। इसको आप लोग जो है लिख लीजिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। क्या होगा? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी का जो मुख्य प्रेरक सिद्धांत है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। आप इसको कॉपी में जो है नोट कर लीजिए और लिख लीजिए कि हमें जो है इसको 100% जो है रट लेना है। इसको 100% आपको जो है तैयार हर हाल में कर लेनी है। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि लोकतांत्रिक सरकार की उत्तरदायी होती है। तो ये जो होगा लोगों के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। ठीक है, लोगों के प्रति। ये आपका जो है एग्जाम में जो है ऑप्शन में दिया जाएगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से आप याद कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि आप अपनी बोर्ड की परीक्षा में जो है 400 प्लस अंक लाओगे। इसे आप कोई नहीं रोक सकता है। आपकी जो सफलता है वो पूरी 100% होने वाली है। और बच्चों मैं कहना चाहूंगा कि इसका जो PDF है ना वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं आए हैं तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए टेलीग्राम में जुड़िए और वहां पे आपको जो है ये PDF जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप इसका जो है पेड वाला लेना चाहेंगे तो पेड वाला में लगभग जो है 650 से ऊपर जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और बता दूंगा कि कहां से आपको लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर दिया गया है कि कौन सा एक्ट लोगों को सरकार की गतिविधियों की जानकारी पाने की शक्ति देता है? तो इसका आंसर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, याद रखेंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अगला प्रश्न है किसी दल से निर्वाचित होने के बाद उस दल को छोड़कर, यहां पे हो जाएगा उस दल को छोड़कर, ठीक है, उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाने को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दल बदल। ठीक है, दल बदल कहा जाता है। यानी किसी एक राजनीतिक दल से वो छोड़कर निर्वाचित होने के बाद, वो निर्वाचित हो गया, उनके बाद, ठीक है, चुनाव के बाद जो है वह किसी
किसी दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर लेता है तो उसको दल बदलू पार्टी कहा जाता है, या उसको कह सकते हैं कि वो दल बदल है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2005 को जो है यह पारित किया गया है। ठीक है, 2005 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि सतत विकास का उद्देश्य है, तो सतत विकास का उद्देश्य क्या होता है बच्चों? कि विकास वातावरण वर्तमान के लिए, विकास जो है वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए होना चाहिए। यही जो है सतत पोषणीय विकास या सतत विकास का जो है मुख्य उद्देश्य है। आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि जीवन प्रत्याशा का अर्थ है, तो जीवन प्रत्याशा का अर्थ होता है कि जन्म के समय व्यक्ति के जीवन की जो औसत संभावित आयु है उसी का जो अर्थ यहाँ पे जीवन प्रत्याशा को दर्शाया गया है। तो दोस्तों इसका अच्छे से याद रख लीजिए कि जीवन प्रत्याशा का अर्थ होता है जन्म के समय व्यक्ति के जीवन की औसत संभावित आयु। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ये जो है 200 जिलों में जो है लागू किया गया है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक उत्पादकों को विनिर्माण, ठीक है याद रखेंगे, प्राकृतिक उत्पादकों को विनिर्माण के माध्यम से उपयोगी वस्तु में बदलना किस क्षेत्र में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र में आता है। दोस्तों आप याद रखें, द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में से एक जो है आपका 100% एग्जाम में आएगा। और यह जो है ना, ये आप 100% श्योर हो जाइए कि इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है डेफिनेट आने वाला है। और आपको मैं बता दूं, आपको ऐसा सवाल भी देखने को मिलेगा कि सेवा का क्षेत्रक कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि सेवा का क्षेत्रक जो है वो कौन है? तृतीयक क्षेत्रक है। कौन है? तृतीयक क्षेत्रक। मैंने सब्जेक्टिव में भी आप लोगों को बताया था और ऑब्जेक्टिव में भी आप लोगों को मैंने पहले भी बता चुका है, और अभी मैं आप लोगों को फिर से बता दिया कि तृतीयक क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र कहलाता है। आप इसको कॉपी में नोट लीजिए और माइंड में इसको जो है सेट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका आंसर दोस्तों 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। 1 अप्रैल 1949 को। अगला प्रश्न है कि कौन गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण का औपचारिक स्रोत है? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 37 नंबर दिया गया है कि विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थानीय कंपनियों का खरीद लेना, यही एक मार्ग है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर जाएगा 1995 ईस्वी को हुई है। ठीक है, याद रखेंगे कितना है? 1995 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि नियमों और विनियमों के माध्यम से बाजार में संरक्षित है या संरक्षित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता। ठीक है, याद रखें उपभोक्ता। अगला प्रश्न है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष जो है 15 मार्च को जो है मनाया जाता है। 41 नंबर यहाँ पे दी गई है, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य उच्च या कथन जो है किसका है? तो यह कथन जो है किसका है? रूसों का है। ठीक है, अगला प्रश्न 42 नंबर दिया गया कि टूटी हुई बेड़ियां, मसाज, तलवार, उगता सूरज आदि प्रतीक क्या कहलाते हैं? तो यह जो है रूपक कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 43 नंबर दिया गया है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। अगला 44 नंबर है कि असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर लगा बाबा रामचंद्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 45 नंबर दिया गया है कि किस संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है? तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों विश्व बैंक और IMF को जो है ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें कही जाती है। इसको आप लोग अच्छे से जो है ना रट लीजिएगा। अगला प्रश्न जो है 46 नंबर दिया गया है कि 1890 के दशक में अमेरिका के मवेशियों में कौन सी बीमारी बहुत ही तेजी से फैल गई? तो इसका आंसर हो जाएगा रेडर पेस्ट। ठीक है, याद रखेंगे रेडर पेस्ट। और रेडर पेस्ट क्या है? ये आपका जो है सब्जेक्टिव एग्जाम में जो है प्रश्न दिए जाएंगे, तो उसको भी आप लोग अच्छे से रख लीजिएगा। सब्जेक्टिव का भी वीडियो आने वाला है। तो देखिए दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि इस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े
अरज का कपड़ा बनाने में मदद मिली। तो कैसे हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लाई शटल्स के माध्यम से। ठीक है, तो ऑप्शन सॉरी ऑप्शन तो नहीं है, तो इसका डायरेक्ट आपको याद रख लेना है। ठीक है, आपके एग्जाम में ऑप्शंस दिया जाएगा तो आपको याद रखे, ये याद रहेगा ना, तो आप ऑप्शन में डायरेक्ट जो है लगा दीजिएगा, टिक लगा दीजिएगा। देखिए 48 नंबर सवाल दिया गया है कि सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने बनाई। तो इसका आंसर हो जाएगा रिचर्ड आर्कराइट। ठीक है, तो अगला प्रश्न 49 नंबर है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1878 ईस्वी। अगला है मार्टिन लूथर कौन था। इसका आंसर हो जाएगा धर्म सुधारक था। 51 नंबर है कि बंगार और खादर किस मिट्टी के प्रकार है। तो इसका आंसर याद रखना है जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है। ठीक है, या जलोढ़ मिट्टी कह सकते हैं या काली मिट्टी कह सकते हैं। ठीक है, 52 नंबर सवाल दिया गया है कि भूमि निम्नीकरण में किसकी भूमिका होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वानों को काटना, अति पशुचरण और खनन जो है, ये तीन क्या है, भूमि निम्नीकरण की भूमिका निभाती है। ठीक है, अगला प्रश्न 53 नंबर है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। तो याद रखना है 1973 ईस्वी को। अगला प्रश्न है 54 नंबर कि किस क्षेत्र में लोग सिंचाई के लिए गुण अथवा कुल का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिमालय। ठीक है, 55 नंबर सवाल दिया गया है कि एक फलीदार फसल के उदाहरण है। तो एक फलीदार फसल के उदाहरण क्या हो जाएगा, दाल हो जाएगा, जिसको हम लोग यहाँ पे दालें आपको बताना है। ठीक है, याद रहना होगा दोस्तों कि ये जितने भी दलहन है ना वो एक फसली पौधे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो है 56 नंबर दिया गया कि किस फल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जूट को। ठीक है, जूट को जो है सुनहरा रेशा कहा जाता है। 57 नंबर है कि किस ऊर्जा खनिज को काला सोना कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा कोयला को जो है काला सोना कहा जाता है। 58 नंबर सवाल है कि कौन सा नगर लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण उद्योग का केंद्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। ठीक है, अगला प्रश्न है 59 नंबर की भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में है। तो याद रखना है भिलाई इस्पात जो है वो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, याद रखेंगे, इसको आप लोग अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा क्योंकि यह जो है आपके जो है मानचित्र वाला में भी देगा और ऑब्जेक्टिव में देगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर दिया कि कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। तो इसका आंसर याद रखना है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ यही होता है कि दो या दो से अधिक देशों का व्यापार को जो है ये नियंत्रण करता है। ठीक है, नियंत्रण में रखता है। 61 नंबर सवाल है कि बेल्जियम में 10 भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है। तो इसका आंसर आएगा 59%। ठीक है, अगला सवाल 62 नंबर है कि जब केंद्र और राज्य सरकारों से सत्ता लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो उसे कहते हैं, उसे जो है विकेंद्रीकरण कहते हैं। याद रखेंगे, विकेंद्रीकरण कहते हैं। 63 नंबर सवाल है कि किस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया था। तो इसका आंसर जाएगा नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला सवाल है 64 नंबर कि सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार देश में शिक्षित महिलाएं हैं। तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों 65.4% जो है देश में शिक्षित महिलाएं हैं 2011 के जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न जो है 65 नंबर दिया गया है कि श्रीलंका में सुमेलित नहीं है। तो श्रीलंका में क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली सुमेलित नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न 66 नंबर है कि वह व्यक्ति जो किसी पार्टी समूह अथवा दल के प्रति पूर्णतया समर्पित कहलाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं समर्थन। ठीक है, क्या हो जाएगा, समर्थन हो जाएगा। अगला सवाल 67 नंबर है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्न में से किसको सफलतापूर्वक हटा दिया जाता है। तो राजनीतिक असमानता को जो है हटा दिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे राजनीतिक असमानता को। अगला प्रश्न है 68 नंबर की एक अलोकतांत्रिक, ठीक है, यानी कहता है एक अलोकतांत्रिक सरकार, यानी कि जहां पर जो है लोकतंत्र सरकार नहीं है, ठीक है, वहां पर जो है लोकतंत्र में बदलने की चुनौती जो है किस प्रकार की चुनौतियां हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बुनियादी आधार बनाने की चुनौतियां हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में आने वाला है। अगला प्रश्न देखिए 69 नंबर दिया है कि अधिवेश विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। तो इसका आंसर जाएगा संसद के पास है। ठीक है, अगला प्रश्न 70 नंबर है कि कौन सा सार्वभौम प्रकृति का आंदोलन नहीं है। तो इसका आंसर जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये सार्वभौम प्रकृति का आंदोलन नहीं है। अगला प्रश्न 71 नंबर है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो यह जो है प्राप्त होता है, क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है,
है, याद रखेंगे प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है, तो यह जो है औसत आय है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, औसत आय। अगला सवाल 73 नंबर दिया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन, यानी कि यहाँ पे आश्वासन के बदले आपके एग्जाम में ये गारंटी भी दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष जो है लागू किया गया था, तो दोस्तों 2005 को जो है यह लागू किया था। ठीक है, याद रखेंगे, यानी जिसको हम लोग मनरेगा कहते हैं। ठीक है, मनरेगा कहते हैं। ठीक है, या महात्मा गांधी रोजगार कहते हैं, ये जो है 2005 में जो है लागू की गई थी। अगला सवाल जो है 74 नंबर है कि भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है, तो भंडारण को जो है तृतीयक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। और बच्चों आपको याद रखना है, तृतीयक क्षेत्र को ही सेवा का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 75 नंबर है कि किसी विनिमय प्रणाली में अवश्य कथाओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है, तो इसका आंसर आएगा वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, अगला प्रश्न है 76 नंबर कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो इसका आंसर आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है जारी करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको आप लोग अच्छे से जो है याद कर लीजिए। अगला सवाल 77 नंबर है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं उदारीकरण। ठीक है, उदारीकरण कहते हैं। अगला सवाल 78 नंबर दिया गया है कि घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किन के लिए हानिकारक हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी छोटे पैमानों के उत्पादक के योग में जो है जो आते हैं उसके लिए जो है ये हानिकारक होते हैं। तो इसको आप लोग जो है नोट करके याद कर लीजिए। अगला सवाल है कि एक मार्ग की स्थिति में लागू होता है, तो एक मार्ग जो है कृषि उत्पाद। ठीक है, कृषि उत्पाद में कृषि उत्पाद की स्थिति में जो है लागू होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कृषि उत्पाद हो जाएगा। अगला सवाल जो दिया गया है कि वह संगठन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है उसे कहा जाता है, उसे जो है ISO कहा जाता है। यानी दोस्तों आपने देखा होगा कि कोई भी उत्पादक होते हैं या कोई भी उत्पाद है उस पर क्या होता है, IOS का जो है मुहर लगा होता है, वही जो है मानक तय करता है। ठीक है, तो ये IOS इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। 81 नंबर दिया गया है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई, तो इसका आंसर रहेगा खूनी नीति जो है अपनाई है। 82 नंबर है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इसका आंसर आएगा रूसो। ठीक है, अगला है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी का गठन किया, तो इसका आंसर आएगा स्वराज पार्टी का जो है गठन किया था। अगला प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू या पंडित नेहरू कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 85 नंबर दिया गया है कि ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था क्या थी, तो ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था जो है युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 86 नंबर है कि आलू अकाल किस देश में हुआ था, तो दोस्तों यह जो हुआ था आयरलैंड में हुआ था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न 87 नंबर है कि कोशिष्ट कौन थे, तो कोशिष्ट जो है बुनकरों का एक समुदाय था। ठीक है, याद रखेंगे कोशिष्ट जो है वो बुनकरों का एक समुदाय को कोशिष्ट कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न 88 नंबर दिया गया है कि इंग्लैंड का कौन सा नगर फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ था, तो विकसित कौन सा हुआ था, तो लंदन हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, लंदन हो जाएगा। अगला प्रश्न 89 नंबर है कि ज्योतिबा फूले ने 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो इसका आंसर आएगा गुलामगिरी जो है पुस्तक का नाम था। ठीक है, तो गुलामगिरी आप लोग याद रखेंगे। अगला 90 नंबर है कि केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन जो है किसने किया था, तो इसका आंसर आएगा बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अगला प्रश्न है कि लॉ एस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो इसका आंसर आपको याद रखना है कि अनवीकरणीय योग संसाधन है। ठीक है, लॉ एस्क जो है अनवीकरणीय योग संसाधन है, और लॉ कहेगा तो लॉ कहेगा तब याद रखना है नवीकरणीय योग संसाधन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 92 नंबर है कि जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे कहते हैं, तो उसी जो है कृषि योग्य भूमि कहते हैं। इसको आप लोग याद रखें, काफी इजी सब होगा, आप लोगों को भरसक याद होगा बच्चों। और आप मुझे कमेंट करके यह भी बताइएगा कि आपको जो है इसमें से कितना क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पता है। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है 93 नंबर कि वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है, इसका आंसर आएगा रक्षित वन का है। ठीक है,
अगला है प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे होती है। तो दोस्तों इसका आंसर देना है कि औद्योगिक कचरा और रसायनों से जल की गुणवत्ता में कमी होना, ये जो है जल दुर्लभता का एक महत्वपूर्ण जो है कारण है। इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट करके याद कर लीजिए। अगला प्रश्न 95 नंबर है कि सरकार कौन सी घोषणा फसलों की सहायता देने के लिए करती है। तो इसका आंसर जाएगा न्यूनतम सहायता मूल्य योजना। ठीक है। अगला है 96 नंबर किसके साथ ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ। तो इसका आंसर जाएगा श्वेत क्रांति के साथ जो है यह ऑपरेशन फ्लड को जो है लागू किया गया था। अगला प्रश्न 97 नंबर है कि मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थोरियम जो है खनिज पाया जाता है। अगला प्रश्न 98 नंबर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, 98 नंबर सवाल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं को उत्पादन को देता है। तो इसको हम लोग कहते हैं विनिर्माण कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, उसे विनिर्माण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा उद्योग विभाग कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है ये विभिन्न प्रकार के जो है कंप्यूटर और जो संयंत्र होते हैं उसका निर्माण किया जाता है। तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन से दोस्त जो है स्थित, ठीक है, यहाँ पे दोष हो जाएगा। ठीक है, कौन से दोष स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गिलियारे से जुड़े हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिलचर तथा पोरबंदर। ठीक है, याद रखेंगे सिलचर तथा पोरबंदर। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न 101 नंबर है कि बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुत असंख्यक है। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि बेल्जियम में जो है सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा कौन सा है। तो याद रखना है डच भाषा होती है। ठीक है, ये कई बार आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। अगला सवाल देखिए 102 नंबर दी गई कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स 80% लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना दोस्तों डच भाषा का। अगर आपका बेल्जियम डायरेक्ट कह दिया जाए कि बेल्जियम में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, अधिकतर कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आपको याद रखना है कि वहाँ पर जो है लगभग 80% जो है लोग जो है वो डच भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 101 नंबर 102 नंबर जो है काफ़ी ईजी है, इसको आप लोग याद रखेंगे, दोनों का आंसर जो है डच ही होगा। अगला प्रश्न जो है 103 नंबर दिया गया कि शिक्षा वन मजदूर संघ विवाह। ठीक है, यहाँ पे क्या है, शिक्षा वन मजदूर संघ विवाह गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय की सूची के महत्वपूर्ण विषय है। तो ये सभी जो है समवर्ती सूची में आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची हो जाएगा। अगला प्रश्न 104 नंबर दिया कि उत्तरी आयरलैंड, ठीक है, उत्तरी आयरलैंड में 44% रोमन कैथोलिक का प्रतिनिधित्व कौन सी पार्टी करता है। तो इसका आंसर आएगा नेशनलिस्ट पार्टी जो है इसका नेतृत्व करता है। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में नोट करके इसको अच्छे से जो है याद कर लेना है। अगला प्रश्न 105 नंबर दिया गया कि एक सीढ़ी नुमा रचना जिसमें सभी जाति समूहों को उच्चतम से निम्नतम के रूप में रखा जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं जाति पदानुक्रम। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जाति पदानुक्रम। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बोलीविया की सरकार ने कोचबम्बा, ठीक है, कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी। ठीक है। अगला प्रश्न है राजनीतिक दल का कार्य होते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो है ना सब्जेक्टिव में 2 नंबरिया में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में जो है ना ऑप्शन में आपको भी दिया जाता है। तो याद रखना है कि राजनीतिक दल के कार्य क्या क्या होते हैं। तो जनमत का निर्माण करना, नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना और चुनाव लड़ना जो है ये सभी जो है राजनीतिक दल के कार्य होते हैं। तो इसको आप लोग जो है याद कर लीजिए। अगला प्रश्न 108 नंबर दिया गया कि व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छी सरकार है। तो इसका आंसर जाएगा कौन सा, लोकतंत्र सरकार है। ठीक है, इसको आप लोग रख लीजिए। अगला प्रश्न है 109 नंबर कि अक्टूबर 2005 में भारत सरकार द्वारा कौन सा कानून लागू किया गया था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 को लागू की गई थी। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न 110 नंबर है कि समवर्ती सूची के किस विषय पर केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर किस का कानून लागू हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार का जो है कानून लागू हुआ है। अगला सवाल देखिए दोस्तों दिया गया है 111 नंबर कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा अशिक्षा जो है लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी जो है बाधा है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। अगला सवाल दिया गया कि विदेशी
विदेश जिनकी 2017 के प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है तो वह देश की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों वह जो देश होगा वो विकसित देश की श्रेणी में आएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में प्रत्येक देश के प्रति व्यक्ति आय किस मुद्रा में मापी जाती है? तो सभी की जो प्रति व्यक्ति आय है वो डॉलर में मापी जाती है। याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डॉलर। अगला सवाल है कि कृषि डेयरी खेती किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां हैं? तो इसका आंसर दोस्तों यह सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं या प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे तो दिया नहीं है, लेकिन इसको याद रख लेना है, प्राथमिक। ठीक है, अगला प्रश्न 115 नंबर दिया गया कि बैंकों के लिए आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्जदार और जमाकर्ता। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा जमाकर्ता, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा जमाकर्ता पर लगाए गए ब्याज के बीज का अंतर। ठीक है, ब्याज के बीज का अंतर जो होगा वो बैंकों के लिए आय का प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है, इसको आप लोग जो है याद कर लीजिए। अगला सवाल देखिए 116 नंबर दिया गया कि कौन सा प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रेडिट कार्ड जो है यह एक मुद्रा का उदाहरण है। ठीक है, अगला सवाल 117 नंबर है कि विश्व की सबसे मोटी या बड़ी कह सकते हैं, यहाँ पे मोटी नहीं होगा, बड़ी होगा, क्योंकि कई सारे एग्जाम में क्या होता है कि सवाल को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को मोटी वहां पे प्रयोग किया जाता है, इसलिए मैंने देखा था ये क्वेश्चन, इसलिए दोस्तों मैं मोटी बोल दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी जो है कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्ड मोटर्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? फोर्ड मोटर्स। अगला प्रश्न 118 नंबर है कि फोर्ड मोटर कंपनी ने अपना पहला प्लांट कहां पर जो है लगाया था? कहां लगाया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई में। ठीक है, तो ऑप्शन तो है नहीं, इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन वाला था ना, इसलिए मैं यहाँ कंफ्यूज हो जाता हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 119 नंबर दिया गया है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है वस्तु का विनिमय या विनिमय का माध्यम। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे, मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है विनिमय का माध्यम। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय मानक संस्थान का मुख्य कार्यक्रम कहाँ है या कार्यालय कहाँ है? आपके जो है आपका जो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे समुद्रन वाला में क्या है कि यहाँ पे जो है ना कार्यक्रम दे दिया है, और इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे दिया जाएगा कार्यालय। तो याद रखना है कि भारतीय मानक संस्थान का जो मुख्य कार्यालय है वह कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, याद रखेंगे, कहाँ है? दिल्ली में है। इसका जो है 121 नंबर सवाल दिया गया है कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो याद रखना है फ्रांसीसी क्रांति, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 122 नंबर है कि वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं, उसे जो है नारीवाद कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नारीवाद हो जाएगा। अगला प्रश्न 123 नंबर है कि स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चरित्र किया? तो इसका आंसर आएगा अरविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अरविंद। ठीक है, याद रखेंगे अरविंद्रनाथ टैगोर, या दोस्तों आप यहाँ पे यह भी कह सकते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये भी होता है, और अरविंद्रनाथ टैगोर ये भी होता है। ठीक है, इसको आप लोग जो है अच्छे से जो है आप लोग कॉपी में नोट करते हुए इसको आप लोग रख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए 124 नंबर दिया गया है कि कार्यालय द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का पैदावार प्रतिबंधित, यहाँ पे यह किस अनाज को जो है किस अनाज पर, ठीक है, किस अनाज पर जो है प्रतिबंधित कर दिया गया? तो इसका आंसर आएगा मक्का। ठीक है, मक्का की खेती यानी मक्का जो अनाज है इस पर जो है ब्रिटेन के कार्यालय द्वारा जो है इसे प्रतिबंधित किया गया, और किस नियम के द्वारा किया गया था? तो आपको याद रखना है कि यह जो है कॉर्न लॉ के अनुसार जो इसे प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 125 नंबर है कि कितनी धुरी शक्तियां समझा जाता है? तो यानी कि किनको, ठीक है, किनको यहाँ हो जाएगा या कितनी हो जाएगा? तो आपको सेम आंसर आपको याद रखना है कि नास्तिनी। ठीक है, यहाँ पे देखिए नास्ती है ना, हाँ नात्सी है, नात्सी जर्मनी, जापान और इटली जो है यह धुरी शक्तियां समझा जाता है इन तीन को। ठीक है, चलिए इन तीन महादेशों को जो है धुरी शक्ति जो है समझाया जाता है। अगला प्रश्न 126 नंबर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और गुणवत्ता की जांच करने के लिए इन्हें नियुक्त किया गया, यानी कि किन्हें जो है नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा गुमास्ता को जो है नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न 127 नंबर है कि यूरोपीय देशों में किस देश के कपड़ों की अधिकतम मांग थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में। भारत में जो है सबसे अधिक जो है कपड़ों का जो है अधिक मांग था। ठीक है,
अगला प्रश्न है 128 नंबर कि 1821 संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया? तो इसका आंसर आएगा राजा राम मोहन राय ने जो है यह शुरू किया था। अगला सवाल 129 नंबर कि किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह सबसे बड़ा तोहफा है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा था। याद रखेंगे, कॉपी में इसको नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले 100% जो इसको रट लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए 130 नंबर दिया गया है कि कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधनों पर अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर आएगा 200 किलोमीटर के बाद जो है किसी भी देश का महासागरीय संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं है। अगला सवाल 131 नंबर है कि भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत जो है क्षेत्र पर पठारी भाग है? तो दोस्तों याद रखना है कि 27% भाग जो है ये क्या है? पठारी भाग में आते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल 132 नंबर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है? पुलिस लिखा गया है, लेकिन आपका क्या हो जाएगा? 1952, ठीक है। यहाँ पे लिखना है 1952 में। 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है? तो दोस्तों एशियाई चीता को जो है ये विलुप्त घोषित कर चुका है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल 133 नंबर है कि 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश ने जो है करवाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। अगला सवाल है कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मणिपुर में कहा जाता है, यानी कि कर्तन दहन प्रणाली जो है, प्रणाली कृषि जो है मणिपुर में से क्या कहा जाता है? तो मणिपुर में जिसको जो है पामलू कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। मणिपुर में क्या कहा जाता है? पामलू कहा जाता है। अगला सवाल 135 नंबर है कि भारत की 2 प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है? तो दोस्तों याद रखना होगा और आपको भरसक याद होगा, पता होगा पहले से, क्योंकि ये चावल और गेहूं ही है जो कि भारत के 2 प्रमुख खाद्यान्न फसल में से एक है, ठीक है। याद रखेंगे 2 फसल क्या है? चावल और गेहूं है, ठीक है। अगला सवाल 136 नंबर है कि चूना पत्थर किस उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है? तो याद रखेंगे बच्चों, यह जो है सीमेंट उद्योग का जो है कच्चा माल है, ठीक है। तो उत्तर इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो सीमेंट उद्योग हो जाएगा। अगला सवाल 137 नंबर है कि किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है? तो दोस्तों बंगलोर को जो है भारत के इलेक्ट्रॉनिक राज्य कहा जाता है। तो इसका आंसर आएगा बेंगलोर। अगला सवाल है 138 नंबर कि कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो तांबा प्रगलन जो है ये कृषि आधारित उद्योग नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 139 नंबर दिया गया है प्रश्न कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 1953 को जो है यह राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है 140 नंबर दिया गया है कि नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के किस रूप से है? तो इसका आंसर आएगा सत्ता की क्षैतिज वितरण, ठीक है, याद रखेंगे। सत्ता की क्षैतिज वितरण से जो है यह समरूप है, यानी सत्ता की साझेदारी से नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था को संबंधित रखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्ता की क्षैतिज वितरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है 141 नंबर दिया गया है कि बापू किन्हें कहा जाता है? तो बापू जो है महात्मा गांधी को कहा जाता है, ये तो आप सभी को पता ऑलरेडी मालूम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए दोस्तों 142 नंबर दिया है कि प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय किस सूची में महत्वपूर्ण विषय है? तो दोस्तों ये सभी जो है संघ सूची में आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संघ सूची हो जाएगा। अगला सवाल है 143 नंबर कि किस देश को धार्मिक और जाति पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा यूगोस्लाविया, ठीक है, यूगोस्लाविया। इसको आप लोग अच्छे से रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया और रिपीटेड भी है। इसको इंपॉर्टेंट आप लोग इसको जो है कॉपी में नोट कर लीजिए और VVI लगा दीजिए, ठीक है। लिखिए अगर देखिए क्वेश्चन क्या है, फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि किस देश को जो है धार्मिक और जाति पहचान के आधार पर जो है विखंडन किया गया है, विखंडन का सामना करना पड़ा है? तो दोस्तों याद रखना है यूगोस्लाविया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूगोस्लाविया। अगला प्रश्न है 144 नंबर कि औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष को कहते हैं? तो उसको कहते हैं नारीवादी, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन देखिए और यह जो है ना कई बार एग्जाम में आ चुका है और इस बार आने की काफी चांसेस है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसको हम लोग कहते हैं नारीवादी, यानी कि ये क्या कहता है कि समान अधिकार हो,
सबको समान अवसर मिले, सबका विश्वास जो है पूरी तरह से समान हो, तो ये जो है नारीवाद कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 145 नंबर दिया गया है कि कौन सा दबाव समूह सामूहिक हित का समर्थन करता है। तो इसका आंसर आएगा जन सामान्य के हित समूह। ये सभी जो है ये सामूहिक हित का जो है समर्थन करता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जन सामान्य के हित समूह। अगला प्रश्न 146 नंबर है कि राजनीतिक दल का कार्य है। तो राजनीतिक दल का कार्य हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, चुनाव लड़ना, विरोधी दल का गठन करना और सरकार का गठन करना, ये सभी जो है राजनीतिक दल का कार्य है। ठीक है, अगला सवाल 147 नंबर है कि लोकतंत्र में एक नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन होता है, इसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पारदर्शिता कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला सवाल 148 नंबर है कि लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव कहलाते हैं। तो ये सभी जो है राजनीतिक सुधार कहलाते हैं। क्या रहता है, राजनीतिक सुधार। ठीक है, इसको कॉपी में नोट करके याद कर लीजिए। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया 149 नंबर प्रश्न है कि कौन सा केंद्रीय सूची का विषय नहीं है। दोस्तों विदेशी मामले जो है ये सभी जो है केंद्रीय सूची का विषय नहीं होता है। ठीक है, याद रखेंगे विदेशी मामले जो है केंद्रीय सूची का विषय नहीं है। ठीक है, अगला सवाल 150 नंबर यानी कि 150 नंबर देख सकते हैं कि 150 क्वेश्चन तक हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, 150वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बोलीविया किस महादेश में अवस्थित है। तो इसका आंसर आएगा लातीनी अमेरिका, अमेरिकी में जो है यह व्यवस्थित है। इसका आंसर यही होगा। अगला सवाल 151 नंबर है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन से हैं। तो इसका आंसर आएगा कोयला और पेट्रोलियम जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला सवाल 152 नंबर है कि यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या दिया है, आंकने का आधार कौन सा है। तो दोस्तों आंकने का आधार जो होता है प्रति व्यक्ति आय, उस देश की क्या है प्रति व्यक्ति आय क्या है, लोगों की जो है शिक्षा का स्तर क्या है और लोगों कितना स्वास्थ्य स्तर है, ये सभी जो है देखा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, प्रति व्यक्ति आय, लोगों की शिक्षा स्तर और लोगों का स्वास्थ्य स्तर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 153 नंबर दिया गया है कि भारत के किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में जो है छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न 154 नंबर है कि भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। इसका आंसर जाएगा तृतीय क्षेत्र में जो है शामिल किया जाता है। और बच्चों आपको याद रखना है कि क्वेश्चन इस प्रकार से भी दे सकता है कि सेवा क्षेत्रक किस क्षेत्र को कहा जाता है, सेवा क्षेत्रक जो है किस क्षेत्र को कहा जाता है। याद रखना है कि तृतीय क्षेत्र को जो है सेवा का क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 155 नंबर दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य होता है। तो मुख्य कार्य जो होता है वो शाख नियंत्रण का होता है। ठीक है, यानी कि जो शाखाएं होती है उनका नियंत्रण जो है पूरी तरह से जो है भारतीय रिजर्व बैंक करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शाख नियंत्रण। ठीक है, अगला प्रश्न 156 नंबर दिया गया कि कौन सा तत्व उत्पादकों को घरेलू बाजार से बाहर व्यापार करने का अवसर देता है। तो इसका आंसर जाएगा वैश्वीकरण जो है यह सभी अवसर प्रदान करती है। ठीक है, याद रखेंगे वैश्वीकरण। अगला प्रश्न 157 नंबर है कि दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को कहा जाता है। तो उसे जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। दो या दो से अधिक देशों के बीच अगर व्यापार हो या व्यापार का संबंध दर्शाए तो वे सभी जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाते हैं। इसको आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए और भेजे में आप लोग घुसा लीजिए, दिमाग में आप लोग खोस लीजिए। यही क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला सवाल 158 नंबर है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक उपभोक्ता को कितने अधिकार उपलब्ध हैं। तो दोस्तों एक उपभोक्ता को जो है टोटल 6 जो है अधिकार उपलब्ध है। ठीक है, याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 6 अधिकार। ठीक है, अगला सवाल 159 नंबर है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1986 को जो है यह लागू किया गया था। ठीक है, अगला सवाल 160 नंबर दिया है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता में से इसके द्वारा जुड़ी होती है। तो किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रम, संस्कृति, समाज, इतिहास, भाषा और लोक परंपरा के
अनुरूप जो है ये एक दूसरे के साथ जो है जुड़ी होती है। ठीक है, तो 161 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा प्रसा। ठीक है, याद रखेंगे, प्रसा का ही ये चांसलर थे। ठीक है, अगला सवाल 162 नंबर है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर आएगा बारदोली आंदोलन। ठीक है, इसका आंसर कब जाएगा? बारदोली आंदोलन का जो है उन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला सवाल 163 नंबर है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने जो है भारत को जो है साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 164 नंबर दिया गया कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग से। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? रेशम मार्ग हो जाएगा। अगला सवाल है कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हेनरी फोर्ड ने जो है किया था। ठीक है, हेनरी फोर्ड ने। अगला सवाल 166 नंबर है कि डॉन ऑफ द सेंचुरी, ठीक है, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है? किसका महिमा मंडन जो है वहाँ पे चित्रित किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा औद्योगिकरण का जो है महिमा मंडल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा 166 नंबर का क्या हो जाएगा? औद्योगिकीकरण हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल 167 नंबर है कि स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की है? तो इसका आंसर जाएगा कताई की प्रक्रिया में जो है वृद्धि की है। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा जो है लाया गया था? तो इसका आंसर जाएगा पुर्तगालियों के द्वारा जो है लाया गया था। इसको आप लोग रट लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इस बार भी आने के चांसेस है। अगला सवाल है कि गैली क्या है? तो गैली क्या होता है दोस्तों? गैली जो है वो धातुएं फ्रेम होते हैं। ठीक है, धातुई यानी कि धातुई फ्रेम होता है गैली, इसको आप लोग जो है याद कर लीजिए। अगला सवाल है कि यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का वितरण कहा जाता है। तो कौन सा वितरण कहा जाता है? क्षैतिज वितरण कहा जाता है। तो याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा क्षैतिज। ठीक है, अगला सवाल 171 नंबर है कि भारतीय संघ में इस समय है, तो भारतीय संघ में जो है इस समय 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र है। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है कॉपी में नोट करके इसको 100% जो है रिवीजन जरूर कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 172 नंबर दिया गया है कि मैक्सिको ओलंपिक, ठीक है, यानी कि मैक्सिको ओलंपिक की कहानी जो है किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित है। किसका हो जाएगा आंसर? नागरिक अधिकार आंदोलन से। ठीक है, अगला सवाल 173 नंबर है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 17 में जो है ये समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल 174 नंबर है कि बामसेफ, ठीक है, बामसेफ किसका गठन है? तो बामसेफ जो है दोस्तों यह, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरकारी कर्मचारी का यह गठन है। ठीक है, अगला सवाल है 175 नंबर कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा चुनाव आयोग। ठीक है, यानी चुनाव आयोग ही जो है राजनीतिक दलों को जो है मान्यता देता है। अगला सवाल 176 नंबर दिया गया कि लोकतांत्रिक सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? यह मैंने आपको सब्जेक्टिव में पहले ही बता दिया है। ऑब्जेक्टिव में आपका दिया रहेगा तो आपको जो है पॉइंट बाय पॉइंट आपको यानी कि आपको जो है 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो आपका रहेगा उसको आपको टिक लगा देंगे। तो आंसर आपको याद रखना है कि दोस्तों लोकतांत्रिक जो सरकार होती है वो उत्तरदायी होती है, जिम्मेदार होता है और वैध सरकार होते हैं। तो आपको जो है ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल 170 नंबर दिया है कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला अधिनियम श्रेष्ठतम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूचना का अधिकार जो है पूरी तरह से श्रेष्ठतम है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखें, इसको अच्छे से कॉपी में नोट करिए और एग्जाम से पहले ना एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 2 तक जो बताने वाला हूँ पूरा का पूरा आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। सभी वीडियो एक बार जो है पार्ट वाइज जो आप लोग देख लीजिएगा। 100% श्योर हो जाइएगा आपका 100% जो है मार्क्स जो है 40 में 40 आप लोगों का आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, चलिए 178 नंबर सवाल यहाँ देखिए दिया गया है कि किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज में जो है ये महिलाओं के लिए सीटें जो है आरक्षित रहती है। ठीक है, अगला सवाल है 179 नंबर दिया गया है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व
किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघा पाटेकर ने किया था। ठीक है, ये आप जो है मॉडल पेपर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। अगला सवाल 180 नंबर दिया है कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो संसाधन जो है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये तो बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल दिया है 181 नंबर कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? दोस्तों राजस्थान में जो है काली मृदा नहीं पाई जाती है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल 182 नंबर है कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाला कारक कौन है? तो इसका आंसर दोस्तों वन्य जीव के आवाज का विनाश यानी आवास हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वन्य जीव के आवास का विनाश, वन्य जीवन या वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरण प्रदूषण या दावानल का उपयोग करना, ये सभी जो है जैव विविधता को कम करने वाला कारक है। तो इसको जो है तीनों को आप लोग याद रखिएगा, अगर जो ऑप्शन में रहेगा ना तो आप उसको टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, 183 नंबर दिया गया कि बहुत देशी, यानी कि यहाँ पे बहुत देशी नहीं होगा, बहुत देशी होगा। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, याद रखना है। बहुद्देशीय परियोजना का कौन सा लाभ है? तो इसका जो है 3 लाभ होता है, बाढ़ का नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन, ये सभी जो है बहुद्देशीय परियोजनाओं के लाभ हैं। ठीक है, इसको आप लोग जो है तीनों को आप लोग याद रखेंगे। एग्जाम में अगर आपका ऑब्जेक्टिव में तीनों में से एक रहेगा ना तो आप डायरेक्ट जो है इसको टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, वो मार्कशीट पे आपको उसका जो है गोले को काला कर दीजिएगा। अगला सवाल 184 नंबर दिया गया है कि चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसल है? तो ये सभी जो है रोपण फसलें हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोपण फसलें। अगला सवाल देखिए दिया गया 185 नंबर कि भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो ये दोस्तों यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? खरीफ फसल हो जाएगा, क्योंकि धान की खेती जो है वो खरीफ फसल के उदाहरण है। ठीक है, अगला सवाल 186 नंबर है कि कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? कोयले की खाने कहाँ है? बोकारो में है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोकारो हो जाएगा, झारखंड राज्य में है। अगला सवाल 187 नंबर है कि निम्न में आधारभूत उद्योग है? तो इसका आंसर होगा लोहा इस्पात उद्योग, ये क्या है? आधारभूत उद्योग में से एक है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल 188 नंबर की कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अवशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 8 गुना जो है जल जो है दूषित हो जाता है। यानी कि कारखानों के द्वारा अगर मान लो 1 ही लीटर अवशिष्ट पदार्थ निकलता है ना, तो वो पानी को यानी कि जल को जो है 8 गुना दूषित करने की क्षमता रखता है। तो याद रखेंगे 8 गुना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 189 नंबर दिया है। 189 नंबर में दिया गया है कि सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन सत्य है यानी असत्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सड़क परिवहन में तो रेल की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है, ये पूरी तरह से जो है सड़क परिवहन के अंतराल में ये असत्य है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला सवाल 190 नंबर दिया है कि मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल 191 नंबर है कि कौन भावी पीढ़ी, यहाँ पे देखिए भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? धारणीय विकास हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल 192 नंबर है कि सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमान किसी यानी कि यहाँ सलमा किस क्षेत्र की गतिविधियों में संलग्न है या संलग्न है? तो ये दोस्तों ये क्या है? आपको मैंने बताया था कि अगर कोई भी कार्य अगर वो जो है सेवा का क्षेत्र में हो तो तृतीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्या होता है? वो संगठित क्षेत्र के रूप में आता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा संगठित में। ठीक है, तो ये इसको आप लोग टिक लगा दीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 193 नंबर दिया गया कि सेवा क्षेत्र में किस क्षेत्र की गतिविधियां शामिल है? तो सेवा क्षेत्र में क्या होता है कि परिवहन, संचार और बैंकिंग, ये सभी जो है सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो ये सभी सेवा क्षेत्र के गतिविधियां हैं। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल 194 नंबर है कि कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? तो वस्तु विनिमय का एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि 1 गाय के बदले जो है 5 बकरी का सौदा। तो ये जो है एक वस्तु विनिमय के उदाहरण को दर्शा रहा है। यानी दोस्तों अगर मान के चलो हमें जो है गाय की जरूरत है और किसी को बकरी की जरूरत है, तो क्या हो जाएगा कि हम उसको वो हमको गाय देगा तो हम उसको जो है बकरी देंगे। तो इस तरीके से जो है कोई भी वस्तु का आदान प्रदान होता है तो ये जो है वस्तु विनिमय का उदाहरण कहलाता है। ठीक है, आप इसको जो है कॉपी में नोट करके और इसको अच्छे से याद रखेंगे।
अगला सवाल 195 नंबर दिया गया कि व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा साख निर्माण, ऋण देना और जमा स्वीकार करना। ये सभी जो है व्यापारिक बैंक के कार्य होते हैं। ठीक, इसको आप लोग तीनों को याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में जो आपका ऑप्शन में रहेगा तो उसको आप टिक लगा दीजिएगा। अगला सवाल 196 नंबर है। 196 नंबर देखिए दिया गया है कि दो राष्ट्रीय कंपनियां का देशों के उत्पादन पर नियंत्रण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक जो है उत्पादन होता है। ठीक है, एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होता है मैंने आपको बताया था, और सब्जेक्टिव में भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल 197 नंबर दिया गया कि फोर्ड मोटर किस देश की कंपनियां हैं। तो ये जो है अमेरिका देश की कंपनियां हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न है कि हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणित चिन्ह है। दोस्तों आपको पता होगा, आप अगर किसी भी सोनार के दुकान जाते हैं, कोई सोना लेते हैं, चांदी लेते हैं या कोई बनावटी चीज़ लेते हैं तो वो वहाँ पे हॉलमार्क देता है। ठीक है, तो हॉलमार्क का जो अपनी निशान देता है तो उसकी जो गुणवत्ता है ना, तो वो आभूषण की पहचान के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आभूषणों के लिए। ठीक, इसको आप लोग रख लीजिए। अगला प्रश्न जो है 199 नंबर दिया है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 दिसंबर। ठीक है, अगला सवाल जो है दूसरा 200 नंबर दी गई है कि इटली एकीकरण कब हुआ था। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों इस वीडियो में जो है मैंने आपको जो 200 क्वेश्चन बताए हैं, मैंने जो है पार्ट वाइज आप लोगों को वीडियो बना के दिया है। अगर दोस्तों आप 1 से लेकर 200 प्रश्न तक जो है आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, अच्छे से उनको याद कर लेते हैं, तो आप 100% श्योर हो जाइए कि इसी में से जो है 40 प्रश्न जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। साथ ही दोस्तों आप लोगों का जो मॉडल पेपर जैक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है उसको भी आप लोग अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।